नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1। रीट, सीटेट या फिर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर हमारा 3 है। इसके पहले हम जो है वो 2 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं। आज चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से नगर नियोजन था उसकी सारी बात जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसकी स्थिति क्या थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे वो 2 टीले प्राप्त हुए हैं। हमें कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी दुर्ग जो 2 टीले प्राप्त हुए उसमें पश्चिमी जो टीला है उसमें हमें दुर्ग मिला है, दुर्ग की स्थिति, दुर्ग के अवशेष मिले हैं। और जो पूर्वी जो टीला है उसमें हमें आवासीय क्षेत्र जो है, सामान्य आवासीय क्षेत्र के अवशेष हमें मिले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोथल और सुरकोटड़ा 2 जो स्थल हैं, लोथल और सुरकोटड़ा, वो ही एकमात्र ये दोनों स्थल ही ऐसे हैं जो कि एक ही परकोटे में हमें मिले हैं। एक ही परकोटे वाले 2 स्थल हैं, ठीक है। लोथल है और सुरकोटड़ा है। बाकी जो सभी जो स्थल मिले हैं, बाकी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमें 2 टीलों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं नगर नियोजन में जो चीज़ें आती है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले सड़क के बारे में। सड़क देखिए, समकोण पर काटती, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें सड़कों के जो अवशेष मिले हैं वो हमें ग्रिड प्रणाली के रूप में मिले हैं। यानी कि किसी भी तरह से जिस भी वे से जाए वो हमें समकोण पर काटती हुई मिलेगी। ऐसी जो प्रणाली होती है उसको अपन एक जाल कहते हैं, ग्रिड प्रणाली कहते हैं या फिर ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहते हैं। इस तरह की प्रणाली को ग्रिड प्रणाली, जाल प्रणाली या फिर ऑक्सफोर्ड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रणाली पर राजस्थान का जो शहर है जयपुर वो बसा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मुख्य सड़क कितनी चौड़ी थी। मुख्य सड़क जो थी वो कितनी चौड़ी थी? उसका जो था आकार वो था 33 फुट। 33 फुट चौड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अवशेष प्राप्त हुए उससे ये पता चलता है कि सड़क के किनारे जो होते थे वहाँ पर वो घरों की खिड़कियाँ नहीं रखते थे या फिर दरवाजे नहीं होते थे। सड़क की ओर दरवाजों का मुंह नहीं होता था। दरवाजे जो थे वो गली की तरफ होते थे, यानी कि पीछे की तरफ होते थे। सड़कों की ओर मुंह करके दरवाजे सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों में, भवनों में नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नालियों के बारे में कि नालियों की क्या स्थिति थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ जल निकासी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। वहाँ पर नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग केवल राजस्थान में कालीबंगा में ही देखा जा सकता है। बाकी जो है वो पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो हुआ है। और जब वो बनाया गया था, जब उस आकार को बनाया जाता था तब उसको मजबूत बनाने के लिए चूने व जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। चूने व जिप्सम का प्रयोग भी मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता था। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं स्नानागार के बारे में। सार्वजनिक तो जो स्नानागार थे उनकी क्या स्थिति थी। जो वहाँ पर सबसे विशाल जो स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार, उसका आकार है 180 × 108 फीट। 180 फीट तो लंबा और 108 फीट वो चौड़ा है, ठीक है। और उसी सार्वजनिक स्नानागार को जॉन मार्शल ने एक अद्भुत वस्तु के नाम से पुकारा है। उन्होंने उसको एक अद्भुत चीज़ कहा है, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जॉन मार्शल ने किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस अवशेष को अद्भुत कहा है। तो हमारा आंसर होगा सार्वजनिक स्नानागार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ध्यान रखनी है 180 × 108। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं भवन निर्माण के बारे में कि भवन निर्माण की क्या स्थिति उस समय थी। देखिए वहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग हुआ था, पक्की ईंटों का, उसका अनुपात था 4 × 2 × 1। ये अनुपात भी जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कोनों के लिए वहाँ पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग होता है
और कुओं के लिए वी आकार की ईंटों का प्रयोग होता है। ये शेप्स हैं, किस तरह के शेप्स का प्रयोग होता है, तो कोनों के लिए तो एल है और कुओं के लिए वी आकार की ईंटों का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कच्ची ईंटें का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त मिलता है और प्रथम अलंकृत ईंटें भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होती है। ठीक है, मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किसी भी तरह के मंदिर के जो अवशेष हैं, प्रमाण है, वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में वो किस प्रकार से रहते थे। सामाजिक जीवन की अगर अपन बात करें तो उस समय परिवार जो था वो मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक परिवार था। ठीक है, जादू टोने में और पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे, जादू टोने में विश्वास करते थे और साथ ही साथ पुनर्जन्म में भी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी विश्वास करते थे। चलिए, ये अपन ने बात यहाँ तक कर दी। अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, समाज में जो था किस प्रकार का वातावरण था, ये अपन बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन में हमने बात की है, जीवन की बात कर चुके हैं अपन। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, जादू टोने व पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। खान पान की बात करें तो शांति प्रिय थे, सर्वाहारी थे। सर्वाहारी का मतलब है मांसाहार भी करते थे और शाकाहार भी करते थे, सर्वाहार थे। और विशेषतः मछली खाने के शौकीन थे, मछली खाने के वो शौकीन थे। अब यहाँ पे पहनावे की बात करते हैं तो पहनावे श्रृंगारिक थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है वो आभूषणों का प्रयोग करते थे, दोनों ही श्रृंगार करते थे। सूती व ऊनी वस्त्र जो है वो पहने जाते थे। और इसके बाद में अपन बात करते हैं मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन जिसको अपन आज के ज़माने में कह सकते हैं आउटडोर जो गेम्स होते थे। ठीक है, आउटडोर जैसे कि अपन बात करते हैं शिकार, जुआ, रथ दौड़, घुड़दौड़, इस तरह के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। और इंडोर की अगर अपन बात करें तो वो मुख्य रूप से शतरंज खेलना पसंद करते थे। शतरंज उनका मुख्य खेल था मनोरंजन के बारे में। चलिए, अब अपन बात करते हैं अंतिम संस्कार कि उस समय अंतिम संस्कार की क्या क्या विधियाँ थी। 3 तरह की विधियाँ हमें मिलती है। पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरह से कंप्लीट बॉडी को उसमें डाल देना या फिर मिट्टी गड्ढा खोद के उसमें दफना देना, उसको कहेंगे अपन पूर्ण समाधिकरण। इसी का एक उदाहरण हमें लोथल से मिलता है जो कि शव युग्म के रूप में मिला है। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का शव एक ही कब्र में हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, बाकी हर जगह अलग अलग मिले हैं। आंशिक समाधिकरण मतलब पशु पक्षियों के आगे डाल दिया जाता था मृत शरीर को, उसके बाद जो बचता था उसको जो है उसको जमीन में दफना दिया जाता था। इसको कहा जाता है आंशिक समाधिकरण। और लास्ट अगर अपन बात करें कलश शवादान, यानी पशु पक्षियों को खिलाने के बाद जो शरीर का अंश बच जाता था उसको कलश में भरकर दफना दिया जाता था, कलश में भर दिया जाता था। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कलश शवादान। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन और सामाजिक व्यवस्था की बात की। चलिए आगे अपन बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे कि राजनीतिक जीवन जो था वो उनका कैसा था। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कुणाल से चांदी का मुकुट मिला है। कुणाल से जो चांदी का मुकुट मिला है इससे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक प्रशासन के रूप में किस तरह की वहाँ पर एक विस्तार था उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। संपूर्ण प्रशासन जो था उस समय का वो व्यापारी वर्ग के हाथ में था। समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, पर वहाँ पर जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग कह सकते हैं अपन, शिल्पियों का एक वर्ग था वहाँ पे, पर जो संपूर्ण प्रशासन जो मुख्य रूप से था वो व्यापारी वर्ग के हाथ में था। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर आधुनिक समय में जिस प्रकार से प्रशासन है उस प्रकार का वहाँ पे प्रशासन था, पर वहाँ पर राजतंत्र ना होकर जनतंत्र था। मतलब पर्टिकुलर किसी की सत्ता वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, पर्टिकुलर जो व्यापारियों का जो वर्ग था वही समाज का संचालन करता था। राजा का जो बोध है वो उस सभ्यता में हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर राजतंत्र ना होकर क्या था, जनतंत्र था। तो इस तरह की जो लाइनें हैं वो हमारे सामने जो है वो ऑप्शन के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में आती है। क्या वहाँ पर राजतंत्र था, क्या वहाँ पर जनतंत्र था।
तो वहाँ पर जो था वो राजतंत्र ना होकर क्या था, जनतंत्र था। तो इस तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार था, उस समय के लोगों का आर्थिक जीवन क्या था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये तो हमें ज्ञात होता है कि उस समय जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। परंतु यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कृषि तो था, परंतु हल का जो अवशेष है वो हमें नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हल का अवशेष हमें नहीं मिलता है। पत्थर के हाशिए का प्रयोग, जब वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसल को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे, पत्थर के हाशिए का प्रयोग करते थे। ये बात भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर 9 तरह की फसलों के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कितनी तरह की फसलों के, 9 तरह की फसलों के साक्ष्य में वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम जो विश्व में, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे विश्व में जो सर्वप्रथम कपास के जो साक्ष्य मिले हैं, कपास के, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और यूनानियों के द्वारा कपास को क्या कहा गया है, सिंडन। एक वर्ड है सिंडन। अगर मान लो ये वर्ड एग्जाम में आता है कि सिंडन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सिंडन कपास के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम कपास के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के हाशिए का प्रयोग भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये जो अवशेष मिले हैं, ये अवशेष उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कुछ विशेष फसलें, जिन फसलों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ विशेष जिनके प्रश्न बनते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जौ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमें बनवाली सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी, चावल के जो अवशेष है वो हमें लोथल और रंगपुर दोनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। सरसों के जो अवशेष है वो हमें चहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं कि किस फसल के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अब तक हमने राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में बात की। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की स्थिति उस समय क्या थी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सर्वाधिक आकृति की जो हमें अवशेष मिले हैं, मुहरें प्राप्त हुई है, वो कुबड़दार बेल के प्राप्त हुए हैं, कुबड़दार बेल। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वाधिक आकृतियाँ जो है वो हमें कुबड़दार बेल की प्राप्त हुई है। बहुत ही यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के वासी घोड़े से परिचित थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि सिंधु जो घाटी के जो सभ्यता के जो वासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। पर हाँ, यहाँ पर ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े के हमें अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा पशु जिसके ना तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ना ही किसी तरह का कोई अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो वो पशु कहलाएगा गाय, उसका नाम है गाय। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाय का कोई भी अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुहरों के बारे में। किस तरह की मुहरें मिली है, तो मुहरों के बारे में अपन बात करते हैं। सेल खड़ी की बनी हुई थी। जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है वो किसकी बनी हुई थी, सेल खड़ी की बनी हुई थी। उसके बाद में जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक मोहरें जो थी वो वर्गाकार थी। उनका आकार कैसा था, वर्गाकार थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि जो हमें लोथल से जो मोहरें मिली है उनका आकार बटन के समान था। जिस प्रकार से बटन होता है गोल आकृति का, उसी तरह से मोहरें जो है वैसी आकृति वाली मोहरें हमें लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये मोहरों के बारे में इम्पोर्टेंट बात हमने कही। अब अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बनता ही है लिपि के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वो कैसी थी, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा, उसका आकार कैसा था, उसको कैसे लिखा जाता था। तो चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो सर्पिलाकार थी, यानी कि इस तरह से वो लिपि जो है वो चलती है, ठीक है। उसी को कहा जाता है बुस्ट्रोफेदन। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। बुस्ट्रोफेदन क्या है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कहा गया है जो कि सर्पिलाकार रूप में लिखी जाती थी। इस लिपि की एक खासियत ये रही
कि ये लिपि ईरानियों से या यूनानियों से नहीं मिलती है। ये वस्तुतः मूलतः अपने आप में जो थी वह वास्तविक लिपि कही जाती है, यानी कि एक भारतीय लिपि का प्रकार था। ये भारतीय लिपि एक विशेष रूप से बनी हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये 1853 में आई और उसके बाद में 1923 में ये प्रकाश में आई। लाइमलाइट की अगर बात करें कि ये लिपि लाइमलाइट में कब आई, तो इसका आंसर होगा 1923, 1923। और सबसे पहले इसको देखा गया या पहचाना गया तो वो 1853 में था। अब देखिए इस लिपि के बारे में जो और भी अपन बात करते हैं, इसमें 64 तरह के मूल चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। 64 तरह के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। 250 से 400 तक के चित्राक्षर हैं, मतलब 250 से लेकर 400 तक चित्र बने हुए हैं। चित्र के रूप में अक्षर, चित्राक्षर जो है वो बने हुए हैं। सर्वाधिक चित्र अंग्रेजी के यू अल्फ़ाबेट वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं हमें वो यू अल्फ़ाबेट के मिले हैं। इंग्लिश का जो यू अल्फ़ाबेट होता है उसके हमें चित्र मिले हैं। तथा अगर उसी में अगर आकृति की बात करें, अगर अल्फ़ाबेट के अलावा, तो वो आकृति होगी मछली की। तो मछली की आकृति के भी हमें चित्र मिले हैं। अब इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका आंसर होगा वेडन ने 1925 में। 1925 में जो वेडन नाम का जो पुरातात्विक विशेषज्ञ था उसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो इस लिपि के बारे में ये कहा जाता है कि आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि अभी तक हम ये पहचान नहीं पाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी वो उन्होंने क्या लिखा था। इसको अभी तक परफेक्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। धर्म के लिए उनके क्या विचार थे, धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कैसा था। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। उनके लिए अलग अलग देवता नहीं थे। वो तो बाद के टाइम में जो है वो देवताओं के जो अपन कह सकते हैं कि रूप जो है वो प्रकट हुए या फिर बने, ठीक है। पर उस समय जो थे वो एक ईश्वरीय सत्ता में वो विश्वास करते थे। शिव या फिर एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे हमें अंदाजा हुआ है कि वो योगी जो है उस योगी की आराधना सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शिव के रूप में करते थे। उसी को ही वो पशुपति नाम से पुकारते थे। तो पशुपति कह दीजिए आप, या फिर योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका जो अंदेशा है वो भी शिव की तरफ जाता है। तो कुल मिलाकर शिव की जो आराधना है वो पशुपति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कि मातृ देवी की उपासना करते थे। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि उस समय जो समाज का जो एक जो आधार था वो क्या थी, मातृ देवी थी, यानी कि माता थी। पिता नहीं था, माता थी। मातृ देवी की उपासना जो है वो की जाती है। एक मूर्ति मिली थी जिसमें गर्भ से एक पौधे का अंकुरण होता है। तो उससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी का आशय यहाँ पे पृथ्वी से है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि उस समय का पवित्र वृक्ष कौन सा था। सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो पीपल को अपना पवित्र वृक्ष मानते थे। पक्षी के रूप में वो बतख को सबसे पवित्र मानते थे और पशु के रूप में वो एक श्रृंगी बेल को पवित्र मानते थे, जो कि उनके लिए नंदी का प्रतीक था, अर्थात वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हड़प्पा से हमें एक स्वास्तिक चिन्ह का जो अवशेष है वो भी प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक चिन्ह की उपयोगिता भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने अभी तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, पशुपालन, मोहरें, लिपि और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हमने यहाँ पर बात की है। अब अपन इस वीडियो के अंतिम स्टेप पर आते हैं, पतन के कारण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसा हुआ। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, जैसे कि बाह्य आक्रमण, बाहरी तरफ से आक्रमण हुआ। ये बात कहने वाले विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। ये कहते हैं कि बाहरी आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वहीं बाढ़ से इसका पतन मानने वाले हैं जॉन मार्शल और स्पिक मेरे। ये मानते हैं कि बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन की बात ओरेनस्टाइन और अमलानंद घोष ने मानी है। वहीं प्रशासनिक शिथिलता को मुख्य कारण
जॉन मार्शल ने माना है। और संक्रामक रोग यानी किसी प्रकार का एक रोग हुआ छुआछूत का, या फिर अपन कह सकते हैं संक्रामक, एक से दूसरे की तरफ फैलने वाला, तो वो जो ये जो बात है ये कहते हैं केनेडी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे से आगे इकाई 1 जो हमारी चल रही है उसके बारे में और हम बात करेंगे। क्वेश्चंस की भी हम जरूर बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी बातें जो है वो हम इस सिलेबस में करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।